अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज जिस मौजू पर मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ वो सबसे पहले हम बात करेंगे पीटीआई के हवाले से। पीटीआई के अंदर आपने देखा कि बैन लगवाने के लिए, इसके ऊपर पाबंदी लगवाने के लिए और इस नज़रिए के ऊपर के जो बैलेट पेपर होगा आइंदा इलेक्शन का, उसके अंदर बल्ले का निशान ना मौजूद हो, इसके लिए मुख्तलिफ गौर व गौज किए जा रहे थे। जिसमें आपने देखा कि पहले मरहले के ऊपर ओन चौधरी को मैदान में उतारा गया, जो कि पहले पीटीआई के ही बल्कि इमरान खान के ज़ाती मुलाजमों में से थे, जो वहाँ बनी गाला के अंदर सारे प्रोटोकॉल को मैनेज करता था और मुलाकातों को मैनेज करता था, और जिसका मेन ये काम था कि कोई वर्कर ना मिल सके चेयरमैन तहरीक इंसाफ से, वर्करों को ख़ास तौर पर रोक के रखता और इलेक्टिबल्स को आगे बेचता। तो उसको सबसे पहले मैदान में उतारा गया कि वो पटिशन करे सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और ताकि कोई आसान रास्ता मिल जाए जिससे पाबंदी लगवाई जा सके पीटीआई के ऊपर। लेकिन आपने देखा कि उसके अंदर कामयाबी ना हुई। उसके अंदर मुख्तलिफ चीज़ें थीं जो कि सुप्रीम कोर्ट ने उसको एंटरटेन ही नहीं किया, रजिस्ट्रार ने एतराज़ात लगा दिए, जिसके अंदर इन्होंने तमाम जो रिक्वायरमेंट्स, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट पाबंदी लगाने का उसका अख्तियार ही नहीं है। फिर जो पटिशन की गई थी 184(3) के तहत, उसमें भी होता है कि किसी शख्स के कोई बुनियादी हकूक मुतासर हुए हों या पब्लिक इम्पोर्टेंस का मामला हो तो उसको सुनती है अदालत। उसके अलावा ये होता है कि उससे भी पहले ज़रूरी होता है कि हाई कोर्ट जो मुतलका फोरम है उसको अप्रोच किया जाए। तो वहाँ से अगर नहीं दाद रसी होती किसी कानूनी नुक्ते के ऊपर तो फिर सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्ट भी इख्तियार है, लेकिन वो बड़ा, उसके ऊपर पहले ही देखा आपने, बड़ा डिस्प्यूटेड बना हुआ है। आज खुद नोटिस या किसी की 184(3) के ऊपर कार्रवाई के ऊपर पहले ही लॉ जो बना था वो चैलेंज है सुप्रीम कोर्ट में, उसके अंदर पड़ा हुआ है। तो लिहाजा वो जो तराजात लगे तो पहली कोशिश तो उधर ही नाकाम हो गई। अब दूसरी कोशिश जो थी वो इलेक्शन रिफॉर्म्स को मद्देनज़र रख के की गई। इलेक्शन रिफॉर्म्स जो अभी आपने देखा कि तमाम जब वक्त गुजर गया और आखिरी माह रह गया, तो इसके अंदर याद आया सियासी जमातों को कि इलेक्शन रिफॉर्म्स भी होनी चाहिए, और वो भी एक तरफा। वो इस तरह से कि जिस तरह आप देख रहे हैं कि पार्लियामेंट चल रही है, उसके अंदर एक तरफा तमाम कवानीन, अपोजिशन है ही नहीं। जो अपोजिशन है वो फ्रेंडली अपोजिशन है, वो उसका तावन ही हासिल होता है, वो किसी प्रोसीडिंग के अंदर हिस्सा ही नहीं लेते सिरे से। अगर लेते हैं तो वो गवर्नमेंट को सपोर्ट ही होती है। तो उसके अंदर फिर आपने देखा है कि ये आइडिया लाया गया कि ऐसा पहले कानून ये मौजूद है कि हुकूमत जो होती है वक्त की, वो रिकमेंडेशन भेजती है सुप्रीम कोर्ट को, अगर समझे कि कोई पार्टी मुल्की मुफाद के ख़िलाफ़ काम कर रही है या दहशत गर्दी कर रही है या फॉरेन फंडिंग ले रही है, तो फिर वो हुकूमत जो होती है वो सुप्रीम कोर्ट को रेफरेंस भेजती है और सुप्रीम कोर्ट 15 दिनों में फैसला करती है। अब ये सोचा गया था कि इसको पार्लियामेंट के ऊपर डाला जाए, और पार्लियामेंट से जैसे बाकी तमाम कवानीन पास करवाए जा रहे हैं इसी तरह से, ताकि रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ चंद जमातों के ऊपर ना आए, तमाम पार्लियामेंट के ऊपर आ जाए और वहाँ से मंजूर करवा के तो सुप्रीम कोर्ट को रिकमेंड कर दिया जाए। लेकिन आपने देखा है कि उसके अंदर पार्टीज जो हैं उसके एग्री नहीं हुई तमाम, तो इस वजह से कंसेंसस नहीं बन पाया, आगे बात बन नहीं सकी और बड़ा क्रिटिसिज्म आया इसके ऊपर, जिसकी वजह से फिर जो हुकूमत है वो बैकफुट पे गई और वो प्रपोज़ल को खारिज कर दिया गया। लिहाजा जो दूसरी कोशिश थी कि इस तरह से बल्ले के निशान को गायब किया जाए, वो भी नाकाम हो गई सरे दस्त। आप देखना ये कि तीसरी और कोई ऑप्शन नहीं है पाबंदी की, क्योंकि उसमें सूरत हाल ये होती है कि अल्टीमेट और कोई अदारा है ही नहीं। इलेक्शन एक्ट के तहत हुकूमत को ही बैन के लिए हमेशा रिकमेंड करना होता है, या वो जो कोशिश हुकूमत या पार्लियामेंट वाली वो जब फारग हो गई तो आप समझें कि ये फिर और कोई ऑप्शन नहीं है। अदालत किसी जमात के ऊपर पाबंदी नहीं लगा सकती डायरेक्ट, जब तक कि हुकूमत उसको रेफरेंस ना भेजे या रिकमेंड ना करे। तो दूसरी तरफ जो अदालत के अंदर केस ओन चौधरी ने किया था वो भी दोबारा कहीं दायर नहीं किया गया, लिहाजा वो भी लगता है कि हिम्मत हार गए हैं या उनको समझ आ गई है कि ये मैं जो कार्रवाई कर रहा था ये कानून में इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। लिहाजा अब मैं आता हूँ दूसरे मौजू की तरफ। अब दूसरा मौजू है मियां नवाज शरीफ के इलेक्शन लड़ने के हवाले से। आप देख रहे हैं कि एक लॉ भी बना स्पेशल, जिसके अंदर उनकी सज़ा को कम करने के लिए कि जो सारी उम्र के लिए नहली थी उसको 5 साल में बदल दिया गया। लेकिन इसके बावजूद भी
ابھی بھی وہ الیکشن لڑنے کے اہل نہیں ہو سکے. اس کی کچھ وجوہات ہیں، سزائیں ہیں یہاں. تو اب جب تک، کیونکہ الیکشن وزیر اعظم نے اناؤنس کیا ہے، اگر وہ اسی طرح ہوتا ہے جس طرح انہوں نے اناؤنس کیا ہے کہ اسمبلی مدت پوری کرے گی اور پھر وہ گھر چلے جائیں گے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اسمبلی مدت پوری کرتی ہے تو صرف 60 دن کا دورانیہ ہوگا جو نگران حکومت کے پاس ہوگا اگلے الیکشن سے پہلے. تو یہ ایک قلیل مدت ہے. آپ دیکھتے ہیں عدالتوں کے اندر جو کیسز ہیں وہ اتنی جلدی نہیں چلتے، اس کے اندر مختلف طریقیں لی جاتی ہیں، پارٹیز کی طرف سے، وکلا کی طرف سے، دونوں طرف سے وکلا نہیں ہوتے یا کچھ نہیں ہوتا، ماس وائز کے کہ بڑی سپیڈ سے اس کو چلایا جائے، لیکن پھر بھی اس کے اندر بڑی رکاوٹیں ہوتی ہیں. تو لہٰذا ایسی صورت میں کہ جب ان کے اوپر سزا بھی قائم ہے، آ کے ان کو وہ بھی ختم کروانی ہے، وہ کیسز کا فیصلہ کروانا ہے، وہ ختم ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے تو عدالت کے فیصلے کے اوپر ڈپینڈ کرے گا. پھر نااہلی کے حوالے سے جو سپریم کورٹ میں پہلے سے یہ طے ہوا ہے کہ نااہلی تاحیات ہوگی، اس کا بھی دیکھنا ہوگا کہ وہ بھی ایک قانونی رکاوٹ ہو سکتی ہے جس کے بارے میں کوئی ریویو دائر کرنا ہوگا یا درخواست دائر کرنی ہوگی کہ تاکہ وہ فیصلہ اس کے اوپر اپلائی نہ کریں. تو اس طرح سے وہ تمام جو پروسیس کرنے والا ہے وہ اس کے لیے ٹائم بہت ہی کم رہ گیا. تو لہٰذا جو ابھی کیونکہ لگتا ہے کہ الیکشن ہو جائے گا، اس کی وجوہات کل کی جو آپ سے میری ٹاک ہوئی تھی اس کے اندر میں نے مینشن کی تھی کہ ابھی کیونکہ آئی ایم ایف کا سارا پیکج اور ساری چیزیں جو ہوئی ہیں تو وہ کنڈیشنل معلوم ہوتی ہیں جس میں الیکشن بھی شامل ہے. تو لہٰذا یہ الیکشن کیونکہ 60 دنوں میں اگر ہوتا ہے مدت پوری ہونے کی صورت میں، تو پھر دورانیہ بڑا کام لگتا ہے. لگتا نہیں کہ نواز شریف کسی طرح سے بھی اس الیکشن میں حصہ لے سکیں گے. تو اپنا خیال رکھیے گا. تھینک یو سو مچ. خدا حافظ.